हाँ, प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करेंगे, या रेस्पिरेटरी चेन भी इसको कह सकते हैं अपन, साइटोक्रोम चेन भी कह सकते हैं। तो कैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनती है उसके बारे में अपन प्रारंभिक जो नॉलेज है वो प्राप्त करेंगे। तो जो टीसीए साइकिल चलता है अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जब पायरुविक एसिड बनता है तो पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ जुड़ में बदल जाता है, और ये जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में लगातार चलता रहता है। और जो 6 मॉलिक्यूल का कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है, 6 कार्बन का, वो लगातार टूटता रहता है। हर चक्कर के अंदर 2 कार्बन के अणु हैं वो मुक्त होते रहते हैं, साथ में इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेके साइटोक्रोम चेन के अंदर चले जाते हैं, और जो जो आगे बढ़ते रहते हैं त्यों त्यों लगातार एनर्जी निकलती रहती है। और इन एनर्जी से जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है उसके अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं। ये प्रोटॉन्स दोनों झिल्लियों के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर निकलते रहते हैं, जाते रहते हैं, और जब ये वापस F1 पार्टिकल से वापस आते हैं तो लगातार एटीपी बनती रहती है। तो ये जो साइकिल है इसके अंदर लगातार इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो जो आगे बढ़ेंगे ये प्रोटॉन का ट्रांसलोकेशन करते रहते हैं, और प्रोटॉन जब वापस आते हैं तो एटीपी बनती रहती है। तो ये एक बेसिक मैकेनिज्म है। तो अपन इस में डिटेल से देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होता है, किन के द्वारा होता है। तो जो टीसीए में काम आने वाले अधिकांश एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में उपस्थित रहते हैं, और टीसीए में निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को एनएडी निकोटिनएमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड पकड़कर एनएडीएच में बदलती रहती है, यानी ये रिड्यूस्ड होती रहती है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है एनएडीएच। NADH है, ये NADH डीहाइड्रोजनेज एंजाइम से विखंडित होकर इलेक्ट्रॉन्स को माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में उपस्थित विभिन्न इलेक्ट्रॉन वाहक को इलेक्ट्रॉन देती रहती है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली होती है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन वाहक एक विशेष क्रम में लगे रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है NADH के द्वारा जो पकड़े जाते हैं वो डीहाइड्रोजनेज एंजाइम के सहायता से इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम चेन के अंदर डाल दिए जाते हैं। तो NAD मुक्त हो जाती है और इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम चेन के अंदर चले जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में लगभग 20 प्रकार के इलेक्ट्रॉन वाहक या कैरियर्स उपस्थित रहते हैं, जो या तो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस्ड स्टेट के अंदर रहते हैं। तो ये तो वही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन लगातार चलता रहता है। जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसका रिडक्शन हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये जो कैरियर हैं, एक कैरियर अगले कैरियर को इलेक्ट्रॉन देगा, अगले वाला उससे अगले वाले को इलेक्ट्रॉन देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले वाला देगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसको रिडक्शन हो जाएगा, जो दान करेगा डोनेट करेगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये लगातार ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस है, ये चलती रहती है आगे, जब तक कि इलेक्ट्रॉन को लास्ट एक्सेप्टर ऑक्सीजन तक नहीं पहुंच जाए। और जो जो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है उससे लगातार ऊर्जा निकलती रहती है। ये ऊर्जा ही प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से निकालकर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर पहुंचाती है। तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है ये मुख्य रूप से प्रोटॉन्स के ट्रांसलोकेशन में काम आती है। इलेक्ट्रॉन जो कैरियर्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस्ड व अगले वाहक को इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीडाइज अवस्था में बदल जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अंतिम ग्राहक ऑक्सीजन कैरियर को रिड्यूस्ड करने से पहले सभी कैरियर प्रोटीन्स में से होकर गुजरता है, और अंत में ऑक्सीजन को रिड्यूस्ड करके ये H2 का निर्माण कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन अब पूरी हर कैरियर से होते हुए अगले कैरियर तक पहुँचते पहुँचते ये लास्ट में ऑक्सीजन इसको एक्सेप्ट करके और H2 के अंदर बदल जाती है। ETC या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रत्येक कैरियर का रेडॉक्स पोटेंशियल पहले वाले कैरियर से अधिक होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से आगे स्थानांतरित होते रहते हैं। रेडॉक्स पोटेंशियल यानी जो एफिनिटी टू इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी ज़्यादा होगी तो उसकी ओर ये आराम से चला जाएगा। और प्रत्येक स्थानांतरण में निकलने वाली ऊर्जा से प्रोटॉन मैट्रिक्स से निकलकर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में स्थानांतरित हो जाता है, और जिसके बाद में F1 पार्टिकल में ये ATP का निर्माण होता है। तो ये जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन के आगे जाने से
जो एनर्जी निकलती है उससे प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से निकलकर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पहुंच जाएंगे। जब वहाँ इनकी सांद्रता बहुत ज़्यादा हो जाती है, प्रेशर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, तो बाकी झिल्ली बाकी सरफेस तो अपारगम्य होती है प्रोटॉन्स के प्रति, F1 पार्टिकल है वो पारगम्य होता है। तो ये प्रोटॉन वापस जब मैट्रिक्स में आएंगे तो F1 पार्टिकल्स के माध्यम से आएंगे और F1 पार्टिकल्स के अंदर एटीपेज एंजाइम पाया जाता है जो कि एडीपी को एटीपी के अंदर बदलता रहता है और एटीपी का निर्माण होता रहता है यहाँ पे। तो ये प्रोटॉन्स का साइकिल चलाती है। इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट चेन है ये एक तरीके से प्रोटॉन्स का साइकिल चलाती है। प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से निकालकर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पहुंचा देती है और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जब इनकी सांद्रता बहुत या प्रेशर ज़्यादा हो जाता था ये वापस मैट्रिक्स में आ जाती हैं F1 पार्टिकल्स के माध्यम से और वहाँ एटीपी बनती रहती है। तो अपन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे इलेक्ट्रॉन आगे से आगे चलते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में ईटीसी में 4 विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन कैरियर लगे रहते हैं। ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन वाहक होते हैं उनको अपन 4 क्लास के अंदर बांट सकते हैं। एक तो फ्लेवोप्रोटीन्स, दूसरा यूबिक्विनोन, तीसरा साइटोक्रोम्स और फोर्थ है आयरन सल्फर प्रोटीन्स या सेंटर्स। इसमें यूबिक्विनोन के अलावा सभी वाहकों पर एक या अधिक प्रोस्थेटिक ग्रुप पाए जाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान का कार्य करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं इनके ऊपर कोई विशेष प्रोस्थेटिक ग्रुप पाया जाता है जो कि रिडोक्स सेंटर है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन उसी प्रोस्थेटिक ग्रुप के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन को लेने देने का काम उसी के द्वारा किया जाता है। यूबिक्विनोन में ऐसा नहीं पाया जाता। तो सबसे पहले अपन फ्लेवोप्रोटीन्स की बात कर लेते हैं। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है फ्लेवोप्रोटीन्स जिसमें फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड या फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड नामक प्रोस्थेटिक ग्रुप लगे रहते हैं। तो दोनों में से कोई भी ग्रुप लगा रह सकता है। तो ग्रुप के आधार पे इनको FAD या FMN अपन इनका नाम देते हैं। इन प्रोस्थेटिक ग्रुप्स का निर्माण राइबोफ्लेविन से होता है। विटामिन बी का एक कंपोनेंट है राइबोफ्लेविन और उसी से इनका होता है। प्रत्येक प्रोस्थेटिक ग्रुप में 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने व दान करने की क्षमता पाई जाती है। तो फ्लेवोप्रोटीन से जब फ्लेवोप्रोटीन 2 इलेक्ट्रॉनों को एक साथ लेके आगे दे सकती है, ट्रांसपोर्ट कर सकती है। इसके अलावा ये जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा से 2 प्रोटॉन्स को वेक्टोरियल ट्रांसपोर्ट के द्वारा मैट्रिक्स से ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पहुंचा सकती है। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे तो साथ में इस सेंटर पे प्रोटॉन्स का भी ट्रांसलोकेशन होता है। दूसरे कैरियर से साइटोक्रोम्स, ये भी प्रोटीन होती हैं। इनके ऊपर हीम नामक प्रोस्थेटिक ग्रुप लगा रहता है जो कि आयरन का बना हुआ होता है और ये एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कर सकती है। प्रोटॉन्स का ट्रांसलोकेशन नहीं होता इनके द्वारा। ये एक इलेक्ट्रॉन पिछले वाले कैरियर से लेके अगले वाले कैरियर को दे सकते हैं। जैसे ये जो फेरिक है ये फेरस में बदलता रहता है, फेरस फेरिक के अंदर बदलता रहता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर 5 प्रजातियां पाई जाती है साइटोक्रोम्स की। 5 प्रकार के इनका हिम ग्रुप है वो थोड़ा सा अलग अलग होता है, जिसमें एक तो साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C और साइटोक्रोम C1। 5 प्रकार के साइटोक्रोम्स हैं वो इस कैटेगरी में पाए जाते हैं। थर्ड है यूबिक्विनोन या इसको कोएंजाइम क्यूब भी कहते हैं। ये एक फैट सोल्यूबल बेंजोक्विनोन अणु होता है जिसमें 10 आइसोपेरेनोइड की इकाई लगी रहती है। फैट सोल्यूबल होता है। कोएंजाइम क्यूब या यूबिक्विनोन वसा की परत में लेटरल मूवमेंट कर सकता है और शटलिंग का काम करता है। ये वैसे ही करता है जैसे शटलिंग इंजन डिब्बों को जोड़ता है, एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे तक जोड़ता रहता है। इसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन को लेकर एक कैरियर से लेकर दूसरे कैरियर तक पहुंचाने का काम करता है, शटलिंग का काम करता है अलग अलग इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के बीच में। और यूबिक्विनोन में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन्स का आदान प्रदान करने की क्षमता होती है। 2 इलेक्ट्रॉन पिछले कैरियर से लेकर अगले कैरियर तक पहुंचाने का, प्लस जो एनर्जी निकलती है उससे 2 प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से निकालकर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पहुंचाने की क्षमता इसके अंदर पाई जाती है। फोर्थ है आयरन सल्फर सेंटर।
इन वाहकों में 2 फेरस और 2 सल्फर परमाणु सिस्टीन नामक एमिनो एसिड से एस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो 2 फेरस के 2 सल्फर के जो एटम्स हैं वो आपस में सिस्टीन नामक एमिनो एसिड के द्वारा एस्टर बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में 1 दर्जन से अधिक आयरन सल्फर सेंटर पाए जाते हैं। ये वाहक 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इनकी कैपेसिटी 1 इलेक्ट्रॉन को आगे पहुंचाना और दूसरा 1 प्रोटॉन का ट्रांसलोकेशन करना होता है। तो ये 4 प्रकार के कैरियर्स अपनी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये पाई जाती हैं। क्रिस्टी जो होती हैं उनकी सतह पे पाई जाती हैं। अब ये जो कैरियर्स हैं ये आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। तो जो कई सारे जो कैरियर्स हैं एक ग्रुप बनाकर एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये कई प्रकार के कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। इन कॉम्प्लेक्स के बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाँ, इन वाहकों में ईटीसी में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन कैरियर समूह बनाकर रहते हैं जिन्हें कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में लगे रहते हैं। 4 प्रकार के कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पहला कॉम्प्लेक्स है NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडोरेडक्टेज। तो जो पहला कैरियर है ये NADH से इलेक्ट्रॉन लेगा और यूबिक्विनोन को देगा, इसलिए इसका नाम है NADH का तो ऑक्सीडेशन करेगा, ये यूबिक्विनोन का रिडक्शन करेगा, इसलिए इसको NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडोरेडक्टेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें FMN और 6 आयरन सल्फर सेंटर होते हैं। ये NADH से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर यूबिक्विनोन तक पहुंचा देता है और 2 प्रोटॉन्स को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसलोकेट कर देता है। और ये सब M फेस पे माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर मेम्ब्रेन है उसके M फेस पे लगे रहते हैं। दूसरा कॉम्प्लेक्स है रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन साइटोक्रोम C ऑक्सीडोरेडक्टेज। जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है ये यूबिक्विनोन को, जो अब जिस यूबिक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन है ये अपन कह सकते हैं जो रिड्यूस्ड अवस्था में यूबिक्विनोन है उसको ऑक्सीडाइज करेगा और साइटोक्रोम C को ये रिड्यूस्ड करेगा, इसलिए इसका नाम है रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन साइटोक्रोम C ऑक्सीडोरेडक्टेज। इस कॉम्प्लेक्स में साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1 व फेरस सल्फर सेंटर पाए जाते हैं और ये कॉम्प्लेक्स यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन को लेकर साइटोक्रोम C तक पहुंचा काम करता है। साथ में प्रोटॉन का ट्रांसलोकेशन भी करता है। तीसरा कॉम्प्लेक्स है सक्सिनेट यूबिक्विनोन ऑक्सीडोरेडक्टेज। जो कम सक्सिनिक एसिड के टूटने से जो कम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकलता है उस इलेक्ट्रॉन को FAD पकड़ती है। तो FAD है वो इलेक्ट्रॉन को जो कम एनर्जी का है उसको यूबिक्विनोन तक पहुंचाती है। तो सक्सिनेट जो है सक्सिनेट यूबिक्विनोन ऑक्सीडोरेडक्टेज, तो सक्सिनिक एसिड का रिडक्शन होगा और यूबिक्विनोन तक ये इलेक्ट्रॉन पहुंचाती है। तो यूबिक्विनोन क्या हो जाएगी, सक्सिनिक एसिड तो ऑक्सीडाइज होगा, यूबिक्विनोन का रिडक्शन होगा। इस कॉम्प्लेक्स में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ FAD फ्लेविन एडिन डाइन्यूक्लियोटाइड और 3 Fe फेरस सल्फर सेंटर पाए जाते हैं। इसमें प्रोटॉन्स का ट्रांसलोकेशन नहीं होता और ये कम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन्स को यूबिक्विनोन तक पहुंचाते हैं। तो इनसे कम प्रोटॉन्स का ट्रांसलोकेशन होता है। ये अपेक्षाकृत जो NADH के द्वारा इलेक्ट्रॉन आते हैं वो हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होते हैं और FAD के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो अपेक्षाकृत कम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होते हैं। फोर्थ जो अपना कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम A ऑक्सीडोरेडक्टेज। तो ये साइटोक्रोम जो A है उसको रिड्यूस्ड कर देगा और ऑक्सीजन तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचा देगा। इस कॉम्प्लेक्स में साइटोक्रोम A और A3 तथा 2 कॉपर एटम उपस्थित रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम C से लेकर ऑक्सीजन तक अंतिम जो इसका एक्सेप्टर है उस तक पहुंचाने का काम करती हैं और साथ में प्रोटॉन्स का भी वेक्टोरियल ट्रांसलोकेशन इसमें होता है। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। एक तो अपने यूबिक्विनोन की बात की थी जो वसा के अंदर घुलनशील रहता है, तो बिल्कुल फ्रीली मूवमेंट कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन को लेके अगर दूसरा कैरियर दूर है तो एक कैरियर से लेके और जो एक तरीके से तैरते हुए दूसरे कैरियर तक ये इलेक्ट्रॉन को पहुंचा देता है, एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स तक पहुंचा देता है। और दूसरा
साइटोक्रोम सी है ये एक प्रीदीय प्रोटीन की तरह ये ऊपर तैरता रहता है, ये तो वसा के अंदर रहता है यूबिक्विनोन तो, और ये जो साइटोक्रोम सी है ये ऊपर तैरता रहता है। तो ये एक जो कॉम्प्लेक्स है या कैरियर है उससे इलेक्ट्रॉन लेके अगले तक ऊपर तैरते तैरते पहुंचा देता है। तो प्रीदीय प्रोटीन की तरह काम करता है। ये सी फेस पे रहता है, इनर जो मेम्ब्रेन होती है उसके सी फेस के ऊपर ये पाया जाता है और स्वतंत्र रूप से गमन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करता है, एक तरीके से शटलिंग का काम करता है। तो जब NADH इलेक्ट्रॉन दाता का काम करती है तो इलेक्ट्रॉन रेस्पिरेटरी चेन में कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के द्वारा प्रवेश करेगा इलेक्ट्रॉन। हाई एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के द्वारा ये साइटोक्रोम चेन के अंदर प्रवेश करते हैं, और अगर कम ऊर्जा का है तो ये FADS2 के द्वारा आता है, ये सेकेंड कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करता है सीधा। दोनों ही कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन के द्वारा कॉम्प्लेक्स थर्ड तक पहुंचाए जाते हैं। तो यहाँ से ये सीधा फिर ये कॉम्प्लेक्स थर्ड के अंदर पहुंच जाएगा, फिर आगे का रास्ता दोनों का सेम है। तो अपन देख सकते हैं NADH और F से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अपने FAD के पास या FMN के द्वारा यूबिक्विनोन तक पहुँच जाएगा। यहाँ दो प्रोटॉन्स का ट्रांसलोकेशन होगा। यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन है वो साइटोक्रोम B के पास जाएगा, और साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1 के पास जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1 से C के पास जाता है तो यहाँ पे दो प्रोटॉन्स का ट्रांसलोकेशन होगा, और C से ये C तैरती हुई इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम A तक पहुंचा देगी, A से A3 तक पहुंचा देगी, और A3 है यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पकड़ के H2 मॉलिक्यूल के अंदर बदल जाती है, ATP का निर्माण हो जाता है। इस स्टेप पे भी दो प्रोटॉन्स का ट्रांसलोकेशन होगा। नीचे डायग्राम के द्वारा अपन समझा रखे हैं, ये चार कॉम्प्लेक्स हैं। पहला है NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे NADH के द्वारा, यहाँ से ये यूबिक्विनोन के पास आएगा, ये कि फैट सोल्यूबल और मूवेबल है। ये दूसरे कॉम्प्लेक्स के पास आएगा रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन साइटोक्रोम C तक ये कॉम्प्लेक्स आता है, और इसके अंदर रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन का ऑक्सीडेशन होगा, साइटोक्रोम C तक इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएगा। अभी अपन ने बात की थी कम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है सक्सेनेट से निकलते हैं, और ये FAD के द्वारा पकड़ के ये FADS2 के अंदर बदल जाती है। FADS2 है ये सेकंड कॉम्प्लेक्स के द्वारा यूबिक्विनोन तक पहुंचा देगी, यूबिक्विनोन से फिर वही रास्ता सेम आ जाता है, साइटोक्रोम C के पास जाएगा, साइटोक्रोम C फिर साइटोक्रोम A के पास पहुंचाएगा, और A3 के पास पहुंचा देता है। और फोर्थ है साइटोक्रोम A ऑक्सीडेज, तो इसमें ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा, और ये साइटोक्रोम A का ऑक्सीडेशन होगा, और जो ऑक्सीजन है उसका रिडक्शन होगा, और इससे फिर वापस ये जो है ये पानी के रूप में इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन पानी के रूप में बदल जाएगी। तो इस प्रकार ये साइटोक्रोम चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं और पानी में बदलते रहते हैं। तो जो अपने क्रेब चक्र है, क्रेब चक्र के अंदर जो 6 मॉलिक्यूल का कार्बन होता है, कार्बन मॉलिक्यूल होता है, वो लगातार टूटता रहता है, 4 मॉलिक्यूल के अंदर बदलता रहता है। यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम A जिसके अंदर 2 कार्बन है वो जुड़ता रहता है, तो हर साइकिल में 2 कार्बन मुक्त होते रहते हैं, प्लस और इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन फिर साइटोक्रोम चेन में चल के ATP का निर्माण करते रहते हैं। तो इस प्रकार ये चेन चलती रहती है।